नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर चर्चा करने वाले हैं जो किसी भी देश के काम करने का सबसे बड़ा आधार होती है, उस देश का संविधान। आइए मिलकर भारत के संविधान के सबसे अहम हिस्सों यानी कार्यपालिका और विधायिका की इस दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं। हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे, देश के सर्वोच्च पद से लेकर संसद के सदनों तक। किसी भी मजबूत लोकतंत्र की मशीनरी कैसे काम करती है, ये समझना वाकई बहुत जरूरी है। अब इस पूरी चर्चा के दौरान हमारा ध्यान इधर-उधर की बातों या किसी बाहरी राय पर नहीं, बल्कि सीधे तौर पर संविधान के मूल पाठ पर ही रहेगा। यानी वही नियम और परिभाषाएं जो सच में इस ऐतिहासिक दस्तावेज में दर्ज हैं। राष्ट्रपति से लेकर राज्यसभा तक सब कुछ इसी पक्के आधार पर समझा जाएगा, ताकि हर एक बात बिल्कुल स्पष्ट और सटीक रहे। तो आज का हमारा रोड मैप बड़ा ही सीधा सा है। हम मुख्य रूप से 4 स्तंभों को समझेंगे। पहला, भारत की राष्ट्रपति। दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री। तीसरा, लोकसभा। और अंत में राज्यसभा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। भाग 1, भारत के राष्ट्रपति। आइए सीधे संवैधानिक पदानुक्रम में सबसे ऊपर चलते हैं और इस पद की बारीकियों को समझते हैं। देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना कोई आम बात नहीं है। इस 5 साल के कार्यकाल के लिए 4 बिल्कुल सख्त और नॉन नेगोशिएबल शर्तें हैं, एकदम अनिवार्य। पहली, भारत का नागरिक होना। दूसरी, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, क्योंकि इस ऊंचे पद के लिए अनुभव और परिपक्वता बहुत जरूरी है। तीसरी शर्त है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। और चौथी, जो कि हितों के टकराव को रोकने के लिए सबसे अहम है, वो ये कि उम्मीदवार किसी भी लाभ के पद पर आसीन न हो। लेकिन जरा सोचिए, अगर कभी संविधान का उल्लंघन हो जाए तो क्या होगा? ऐसे में एक बेहद सख्त और जटिल प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। इसके 3 मुख्य चरण हैं। सबसे पहले 14 दिन पहले सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ एक नोटिस देना होता है। उसके बाद सदन के कुल सदस्यों के 2/3 भारी बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अगर ये दोनों कड़ी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तभी त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी सर्वोच्च स्तर पर जवाबदेही पूरी तरह तय है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। भाग 2, भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के बाद अब बारी आती है सरकार के वास्तविक प्रमुख की, जो प्रशासन और राष्ट्रपति के बीच का सबसे मजबूत पुल होते हैं। संविधान की धारा 74(1) के मुताबिक केंद्र में प्रधानमंत्री का पद आधिकारिक तौर पर स्थापित किया गया है। इस धारा के हिसाब से वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं और पूरे मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के प्रधान होते हैं। दरअसल यही वो कानूनी आधार है जो उन्हें सरकार चलाने की पूरी शक्ति और जिम्मेदारी देता है। अब यहाँ एक वाकई बहुत दिलचस्प पहलू आता है। प्रधानमंत्री की भूमिका सिर्फ एक नेता की नहीं है, बल्कि दोहरी है। एक तरफ तो वो बहुमत वाले दल के नेता और मंत्रिमंडल के प्रधान के रूप में सरकार के रोजमर्रा के काम संभालते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो राष्ट्रपति के परामर्शदाता यानी एडवाइजर भी हैं। और एक बात याद रखने वाली है, संविधान के मुताबिक देश का सारा आधिकारिक काम राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। तो एक ही वक्त में सरकार चलाना और राष्ट्रपति को लगातार सलाह देना, ये दोनों भारी काम एक साथ चलते हैं। इसी दोहरी भूमिका को धारा 74 क और भी साफ करती है। इसके तहत कुछ खास फर्ज तय किए गए हैं, जैसे मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों और प्रस्तावों की जानकारी तुरंत राष्ट्रपति को देना, साथ ही अपने साथियों या मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना और जरूरत पड़ने पर लोकसभा को भंग करने की सलाह राष्ट्रपति को देना। ये सब दिखाता है कि सरकार और राष्ट्रपति के बीच कितना लगातार और मजबूत संवाद जरूरी है। भाग 3, लोकसभा। कार्यपालिका को समझने के बाद चलिए अब विधायी निकायों यानी कानून बनाने वाले सदनों पर ध्यान देते हैं, जिसकी शुरुआत होती है निचले सदन लोकसभा से। लोकसभा की बनावट हमेशा से एक जैसी नहीं रही है। समय के साथ इसमें दिलचस्प बदलाव हुए हैं। मूल रूप से धारा 81 के मुताबिक सदस्यों की संख्या 525 निश्चित की गई थी, जिसमें से 25 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए थीं। लेकिन फिर 1973 में आया 31वां संविधान संशोधन। इसने पूरा गणित ही बदल दिया। राज्यों का प्रतिनिधित्व 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया गया और संघीय प्रदेशों का कोटा 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। तो इस 1973 के बदलाव का नतीजा क्या हुआ? लोकसभा की अधिकतम क्षमता हो गई 545 सीटें।
इस नए बंटवारे को देखें तो साफ पता चलता है कि 525 सदस्यों के साथ पड़रा पूरी तरह से राज्यों की तरफ झुका हुआ है, जबकि 20 सीटें संघीय प्रदेशों को दी गई हैं। दरअसल ये बनावट इसलिए ऐसी है ताकि इस विशाल देश की आबादी और विविधता को सदन में सही और पूरा प्रतिनिधित्व मिल सके। लेकिन ये प्रतिनिधि सदन तक पहुंचते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है सीधे जनता की शक्ति में। यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी 18 साल या उससे ऊपर का कोई भी नागरिक अपने वोट का इस्तेमाल करके सीधे अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी और सबसे प्रत्यक्ष ताकत यही तो दिखाई देती है। भाग 4 राज्यसभा। लोकसभा के प्रत्यक्ष चुनाव के जोश और ऊर्जा से आगे बढ़ते हुए आइए अब हम अपनी चर्चा के अंतिम भाग पर आते हैं, ऊपरी सदन यानी राज्यसभा। इस सदन की संख्या को याद रखना बहुत आसान है। राज्यसभा के लिए पूर्ण अधिकतम क्षमता यानी मैक्सिमम लिमिट 250 सदस्यों तक बांध दी गई है। किसी भी हाल में सदस्यों की संख्या इस 250 के आंकड़े को पार नहीं कर सकती। और उस 250 की अधिकतम क्षमता के अंदर एक बहुत ही सोचा समझा संतुलन रखा गया है। इसमें से 238 सदस्य निर्वाचन के जरिए आते हैं और जो बाकी के 12 सदस्य बचे उन्हें मनोनीत यानी नॉमिनेट किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि चुने हुए नेताओं के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी देश की कानून व्यवस्था और चर्चाओं का हिस्सा बन सकें। अब अगर इन दोनों सदनों की तुलना की जाए तो सबसे बड़ा फर्क उनके चुनाव के तरीके में ही दिखता है। एक तरफ लोकसभा है जहां जनता प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे वोट डालती है, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा है जहां सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यह अप्रत्यक्ष प्रणाली एक तरह से चेक एंड बैलेंस का काम करती है ताकि निचले सदन के उत्साह में कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लिया जा सके। तो इन सब पर गौर करने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है। राष्ट्रपति की कड़ी शर्तों से लेकर प्रधानमंत्री की दोहरी भूमिका तक और लोकसभा और राज्यसभा के बिल्कुल अलग ढंग से काम करने तक, सत्ता का ये इतना बारीक और सावधानीपूर्वक बंटवारा आखिर किसी भी लोकतंत्र के संतुलन को कैसे बचाए रखता है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे ये चारों अलग अलग स्तंभ एक साथ मिलकर इस विशाल देश को आगे बढ़ाते हैं और एक मजबूत स्थिरता प्रदान करते हैं। इस ज्ञानवर्धक सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।